आज इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम से है। ये वीडियो आपकी बोर्ड 2025 में जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 2 यूनिट हमने डिस्कस कर ली थी, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट और चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। अब हम आज यूनिट 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले के अगर आपको वीडियो देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। सबसे पहले तो हम यूनिट के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल 5 बीमारियों के बारे में इसके अंदर दे रखा है, या फिर आप 5 और 1 6 इस तरीके से इनको बोल सकते हो। 6 टाइप के जो डिजीज़ हैं उनको हम योगा करके उनसे बच कैसे सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से योगासन हैं जो करने से ये बीमारियां नहीं होंगी, उन सभी को आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, योगा के बारे में जान लेते हैं। तो योगा हमारा संस्कृत के वर्ड युज से बना है, जिसको बोलते हैं टू ज्वाइन। युज का मतलब होता है टू ज्वाइन, ज्वाइन करना। युज से बना है, जो कि हमारा संस्कृत का वर्ड है। अगर आपको पूछें कि फादर ऑफ योगा कौन है, तो वो है महर्षि पतंजलि। आपको ध्यान में रखना है, महर्षि पतंजलि ने योगा के बारे में क्या कहा था कि ये हमारा सोल को भगवान के साथ में जोड़ने का काम करता है, मतलब आत्मा को परमात्मा में मिलाने का काम करता है। 5000 साल पहले से ही हम योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में, और इसके अंदर हम बॉडी, माइंड और स्पिरिट की बात करते हैं। भगवत गीता के अंदर कहा गया है कि योगा की प्रैक्टिस करने से आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। इसके साथ साथ आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगी, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। अगर आपको स्टेटमेंट में या एमसीक्यूज में पूछें कि नेगेटिव से पॉजिटिव फीलिंग्स किसके अंदर कही गई हैं, तो वो कही गई हैं भगवत गीता के अंदर। अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले ओबेसिटी के बारे में, जो हमने डिस्कस करी थी। यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम ओबेसिटी को देखेंगे। तो ओबेसिटी का मतलब मेनली क्या होता है, मोटापा होता है। जो इंसान ज़्यादा मोटा हो जाता है उसको हम ओबीस कहते हैं, और ये जो पूरा फिनोमिना है उसको ही ओबेसिटी कहा जाता है। यहाँ पर दे भी रखा है टू मच बॉडी फैट, जिसके अंदर हो जाता है वो क्या होता है, उनकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है, अच्छा नहीं होता है। और हम बीएमआई के द्वारा इसको कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है। ये अगर आपका 30 से अबोव चला जाए तो आपकी क्या आ जाएगी, वो ओबेसिटी की कैटेगरी के अंदर आप आ जाते हो। वेट और हाइट का इसके अंदर रेशियो लिया जाता है। सबसे ऊपर क्या रखते हैं हम, आपके किलोग्राम में वेट रखते हैं। मान लीजिए आपका 90 किलोग्राम वेट है, और हाइट मीटर के अंदर रखते हैं 1.61 मीटर, और इसका स्क्वायर। इस तरीके से हम बीएमआई निकालते हैं। अगर आपकी बीएमआई 30 से अबोव चली जाती है तो वो आपका क्या आ जाता है, ओबेसिटी के कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद में क्या कहा गया है, ये अपने आप में एक बीमारी नहीं है, ये क्या है, डिजीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों की वजह ओबेसिटी होता है। जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन हो गया, या फिर आपको डाउन फीलिंग आती है, हमेशा थकान रहती है। ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओबेसिटी की वजह से होती हैं। तो ओबेसिटी अपने आप में डिजीज़ ना होकर बाकी जो डिजीज़ हैं उनका कारण बनता है। कॉज क्या है, आपको पता ही है मोटापा किसकी वजह से होता है। सबसे पहला तो है हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं, जो मीठा है वो हम लेते हैं, शुगरी प्रोडक्ट लेते हैं, और हाई कैलोरी हम जब डाइट लेते हैं। इसके साथ साथ हार्मोनल प्रॉब्लम भी कई बार हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी किस तरीके से एनर्जी को लेती है, तब भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि आप एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हो, मूव नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनको भी ओबेसिटी हो सकती है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स आप सभी को पता ही है। वेट आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आप हमेशा थके हुए फील करते हो, आपकी जो थिंकिंग है और आपके इमोशंस हैं वो स्लो हो जाते हैं, और हमेशा आप दुखी और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। बचाव क्या है इसके, सबसे पहले तो आप वेजिटेबल, फ्रूट, इनका कंटेंट बढ़ाइए। ये जितना आप ज़्यादा खाओगे आपको मोटापा नहीं होगा। यहाँ आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर सारे चारों तरफ फास्ट फूड दे रखे हैं। तो फास्ट फूड अगर आप कंज्यूम करते हो तब आपको ये प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ जो आपके फैटी फूड्स हैं
उनकी क्वांटिटी आपको कट डाउन करनी है, मीठा नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स उनको अवॉइड करना है। और एक जगह पर बैठे नहीं रहोगे, लगातार अगर फिजिकल एक्टिव रहोगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आप मोटापे से बच सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ओबेसिटी की देखने को मिलती है। अब देखिए, अब की बार सीबीएसई ने ये जो आसन आपके नीचे दे रखे हैं, आसन्स फॉर ओबेसिटी, इन सभी को मेंशन किया है आपके सिलेबस में। तो आपको ये सभी याद करने हैं, 10 के 10 आसन। ये सभी आसन जब आपको याद रहेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शंस में या फिर एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आसन ओबेसिटी के अंदर नहीं आता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इन सभी आसन्स को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे भी, लेकिन आप इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। सबसे पहले है ताड़ासन। इसको माउंटेन पोज देखते हैं। ये देखिए, ये इसका पूरा प्रोसीजर है, इस तरीके से किया जाता है। आप अपने जगह पर एक जगह खड़े हो जाते हो, उसके बाद में अपने जो पंजे हैं उनके ऊपर खड़े होकर और पूरा बॉडी को ऊपर तक स्ट्रेच करना है। आपकी जो फिंगर्स हैं वो इंटरलॉक्ड रहेंगी। इस तरीके से ये इसका पूरा प्रोसीजर है। और ये आपको 4 से 8 ब्रीथ तक होल्ड करना है। आपको सांस लेना है 4 से 8 बार। ये पूरा इसका प्रोसीजर रहता है। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे होते हैं। एक तो आपका बॉडी पोस्चर सही होता है, आपकी जो फ्लैट फिट की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। फ्लैट फिट मैंने लास्ट वीडियो है उसमें आपको समझाया था। फ्लैट फिट मतलब आपका पूरा का पूरा पाँव ज़मीन पे टच होता है, आपको जो फीट है वो टच होता है। नहीं तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, आपका जो पंजा है और आपकी जो एड़ी है वो पूरी टच होनी चाहिए, और बाकी जो आपका पाँव का एरिया, फुट का एरिया है वो थोड़ा सा टच हो। ये हेल्दी पर्सन का फुट होता है। ताड़ासन करने से ये दूर होती है। आपकी नीज, थाइज, एंकल्स स्ट्रेंथन होते हैं। बटक और एब्डोमिन की जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। इसके साथ साथ आपकी जो स्पाइन है वो मोर एजाइल हो जाती है, उसके अंदर बहुत फुर्ती आती है। हाइट और आपको बैलेंस इम्प्रूव करने में ये हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव, नर्वस और रेस्पिरेटरी जो आपकी सिस्टम्स है उनमें हेल्प मिलती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है इसके, किन किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए? जब आपके हेडेक हो या फिर इंसोम्निया हो। इंसोम्निया मतलब आपको अगर नींद नहीं आती हो, तब ये जो आसन है ये आपको परफॉर्म नहीं करना है। एक जिनके लो ब्लड प्रेशर रहता है उनको भी ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। तो सिंपल सी स्टेप्स हैं। अगर आपको ये प्रोसीजर ध्यान में रह जाता है, प्रोसीजर भी आप ध्यान में मत रखिए, आप इनके जो डायग्राम हैं वो अपने दिमाग में सेट बैठा लीजिए। उसके बाद में ये प्रोसीजर आप आराम से लिख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट है कटी चक्रासन। तो कटी का मतलब क्या होता है? कटी संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है कमर। तो कमर को घुमाने वाला ये आसन है, कटी को चक्र की तरह घुमाने वाला ये आसन है। इसकी जो पोज है वो इस तरीके से है कुछ। देखिए, आप ऐसे खड़े रहते हो और एक बार राइट घुमाते हो, एक बार लेफ्ट घुमाते हो। ये इसका पूरा तरीका है। ये देखिए, यहाँ पर ये सीधे खड़े हैं तो एक बार राइट घुमाया, एक बार लेफ्ट। इसी तरीके से यहाँ पर भी दे रखा है राइट और ये लेफ्ट। और यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको सीधे खड़े रहना है। शोल्डर आपकी जो विड्थ है उससे आप अपने जो कमर है उसको घुमाते हो। इसके बाद में आपको सांस लेना है और वापस सेंटर पे आ जाना है। और ये आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में इसको मूव करते रहना है। कब तक करते रहना है या फिर कितना ट्विस्ट करना है, तो आप जब तक कंफर्टेबल हो तब तक इसको आप ट्विस्ट कर सकते हो अपनी कमर को। 10 से 20 टाइम तो आपको ये रिपीट करना ही है। बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला तो बेनिफिट है आपकी जो लेथार्जी है उसको रिमूव करता है। आप एक ही जगह पर बैठे रहते हो, सुस्त आप अपने आप को फील करते हो, उसको रिमूव करता है। इसके साथ साथ आपकी जो स्पाइन और वेस्ट है, कमर और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। स्पाइन और कमर को स्ट्रेंथन करता है। कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ नेक और शोल्डर्स हैं उनके जो मसल्स हैं उनको भी खोलने का काम करता है। इसके साथ साथ आपके हाथ हैं, पेट हैं और पाँव की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करने का काम करता है। इसके साथ साथ अगर बैक पेन है तो बैक पेन में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? देखिए, एब्डोमिनल या फिर स्पाइनल जिसकी सर्जरी हो रखी है उनको नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपके पेट में कोई चीरा वगैरह लगा है या फिर सर्जरी हुई है, आपकी जो बैक है उसके अंदर कोई सर्जरी हुई है, तब आपको ये परफॉर्म नहीं करना है। इसके साथ साथ जिनको हर्निया हो, स्लिप डिस्क हो या फिर एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन हो उनको भी ये नहीं करना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको अवॉइड करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है पवन मुक्त आसन।
तो देखिए ये इसका पोस्चर होता है पवन मुक्त आसन को करने का। ये जो पोस्चर है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है कि कब आपको सांस लेना है। बोथ लेग्स को इनहेल करते हुए अपने गर्दन के पास लेकर जाना है, या फिर आप कह सकते हो अपनी चेस्ट के पास लेकर जाना है। इंटरलॉक कर लेना है अपने दोनों फिंगर से यहाँ पे पैरों को, और ट्राई करना है अपनी नाक को घुटनों पर लगाने की। ये इसकी एक पोजीशन होती है। इसके बेनिफिट देख लेते हैं। एसिडिटी, इंजेशन और कॉन्स्टिपेशन, पेट की जो भी प्रॉब्लम है उनको सही करने में सबसे बेस्ट आसन ये माना जाता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइल प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, हार्ट के इश्यूज हैं, बैक पेन है, उनमें ये हेल्पफुल होता है। बैक मसल्स आपकी अच्छी होती हैं और आपका जो बैक पेन है उसको भी सही करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिप्रोडक्टिव जो आपके ऑर्गन हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हर्निया है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, अल्सर्स हैं पेट में, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना है। और प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन में भी इसको अवॉइड करना है, आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा मत्स्यासन, जिसको फिश पोज भी बोलते हैं। कैसे किया जाता है ये देखिए, ये मत्स्यासन की मुद्रा है, पोस्चर है। देखते हैं इसको। सबसे पहले आप अपनी बैक पे इस तरीके से लेट जाते हो, उसके बाद में सांस लेना है, अपने हेड को ऊपर की तरफ उठाना है, अपर बॉडी को प्रेस करना है और फोर आर्म और एल्बो को यहाँ पे साथ में रख लेना है। ये देखिए ये इसकी पूरी पोजीशन है। यहाँ पे हेड को उठा रखा है, बीच में से यहाँ पर आपकी चेस्ट भी उठी हुई है, और हाथ आपके कहाँ पर आ रहे हैं, अपने पैरों के पास में, पैरों को आपने मोड़ रखा है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको दे रखा है, यही डायग्राम में शो कर रखा है। इस तरीके से आपको 5 से 10 तक डीप ब्रीद लेनी है। इस पोस्चर में आने के बाद आपकी लेग्स आपको बेंट करनी है जब तक आप कंफर्टेबल हो। बेनिफिट्स देख लेते हैं इसके। आपकी जो नेक की मसल्स हैं और शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। रेस्पिरेटरी आपको डिसऑर्डर है, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, वो इससे दूर होती है। डीप ब्रीदिंग को प्रमोट करता है और आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ आपका जो सर्वाइकल और थोरेसिक एरिया है उसके अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है। आपके जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि पैराथायराइड है, पिट्यूटरी है और पीनियल ग्लैंड है, उनको अच्छा करने में मदद करता है। इमोशंस और आपका जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। टेंशन को रिड्यूस करता है। नेक और शोल्डर्स में अगर आपकी स्टिफनेस है, अगर वो अकड़ गए हैं, उनको ठीक करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर या फिर हाई ब्लड प्रेशर इनमें से कोई भी हो तब आपको ये परफॉर्म नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी इस आसन को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, और नेक और लोअर मिडिल बैक इंजरी जिसके है उसको भी इस आसन को नहीं करना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप आराम से कर सकते हो अगर आपको ये पोज पता हो तो। इसके बाद में नेक्स्ट है हलासन। हलासन की ये मुद्रा होती है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो मुद्रा है, ये जो पोज है, उसी के बारे में ये पूरा प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ है। 90 डिग्री आप एंगल पे अपने पैरों को उठाओगे और फिर धीरे धीरे अपनी कमर के पीछे लेकर जाओगे। अब आपको ये पोज है वो कब तक होल्ड करना है, 100 तक आप अगर गिनती गिनते हो, अगर पॉसिबल हो तब ये सबसे अच्छा होता है। अगर आप ये कर लेते हो उसके बाद में आपको क्या करना है, शवासन करना है। शवासन को भी हम देखेंगे इस तरीके से करना है, और शवासन करने के बाद में आपको 2 और राउंड करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। इस तरीके से आप हलासन को कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर आपको पोज ध्यान में है तो ये जो प्रोसीजर है ये तो आप आराम से लिख सकते हो। एक ध्यान में रखना कि आप जब भी ये प्रोसीजर लिखते हो उसमें आप इनहेल कब करते हो, एक्सहेल कब करते हो, उनका ध्यान रखना। इनहेल करते हुए आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, या फिर जब आप सांस छोड़ रहे हो उस टाइम पर कौन सी एक्टिविटी करनी है, उन दोनों को ध्यान में रखना है। बेनिफिट की अगर बात करें तो आपकी जो डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इन सब को ठीक करने का ये काम करता है। बैकबोन की इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ जो बेली फैट है उसको रिड्यूस करता है, बॉडी फैट को कम करता है, आपकी जो मेमोरी पावर है उसको इंक्रीज करता है। अगर इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें तो नेक पेन जिसको हो, स्पॉन्डिलाइसिस हो और हाई ब्लड प्रेशर हो, उनको नहीं करना चाहिए। स्पॉन्डिलाइसिस कहाँ पर होता है, ये जो आपका कमर का एरिया है इसके नीचे की साइड में अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो उसको ये नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए प्रेग्नेंट वुमेन है और मेंस्ट्रुएशन की जो टाइम होता है उसके अंदर ये जो पेट वाले, जैसे यहाँ पर पेट आपका सिकुड़ रहा है, वो कोई भी आसन आपको नहीं करना है। अगर आपको
ये ध्यान में नहीं रहता है कि कौन से में कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो ये आप याद रखिए। अगर आपके सामने ऐसा कोई आसन पोज ध्यान में है तो उससे आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन के पॉइंट आराम से लिख सकते हो कि आपका जो पेट है, आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो अवॉइड करेगी एक प्रेग्नेंट वुमेन। इसके बाद में नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासन। ये इसका प्रोसीजर है। आप जमीन पर ऐसे बैठते हो और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड होते हो, अपनी गर्दन है वो घुटनों तक लेकर आते हो और ये आपको पोज करना है। आपकी जो एल्बोज हैं वो आगे ग्राउंड पर जमीन पर टच होंगी आपके घुटनों से आगे। बेनिफिट देख लेते हैं इसके। आपके जो हैमस्ट्रिंग और स्पाइन के साथ साथ शोल्डर और हिप जॉइंट हैं उनको स्ट्रेच करने का काम करता है। हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ होती है? ये आपका जो पैर है उसके पीछे की जो मसल्स हैं उनको हैमस्ट्रिंग मसल्स कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी है, शोल्डर है, हिप जॉइंट है, ये अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ इंसुलिन का सिक्रेशन इंप्रूव होता है और डाइजेशन भी अच्छा होता है। फर्टिलिटी में बेनिफिट करता है, हेडेक को रिड्यूस करता है, एंजाइटी, इंसोम्निया, सिनुसाइटिस, इन सभी में ये हेल्पफुल आता है। इसके साथ साथ आपका जो एब्डोमिनल फैट है उसको रिड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मेंस्ट्रुएशन अगर डिस्कम्फर्ट है उसको रिलीव करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रेगनेंसी में नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित हो रहा है, वो क्या है, कम हो रहा है। तो ये आप अवॉइड करो अगर प्रेग्नेंट हो तो। और इसके साथ साथ अगर रेस्पिरेटरी और स्पाइनल इश्यूज हैं तब आपको ये परफॉर्म नहीं करना है। इसके साथ साथ जिनको अल्सर रहते हैं पेट के अंदर उनको भी इस आसन को अवॉइड करते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा है अर्ध मत्स्येंद्रासन। कैसे इसका पोज देख सकते हो? यह है अर्ध मत्स्येंद्रासन। आप पद्मासन की मुद्रा में बैठते हो और अपना एक पांव दूसरे पांव की तरफ लेकर जाके और पूरा कमर को इस तरीके से मोड़ लेते हो। ये जो आसन है इसको अर्ध मत्स्येंद्रासन बोलते हैं। यहाँ पर दे भी रखा है। आप अपने लेग को एक्सटेंड करते हो फ्रंट में, फिर आप राइट बटक की तरफ क्या लेकर जाते हो? लेफ्ट लेग को लेकर जाते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लेफ्ट बटक है यहाँ पर आप राइट लेग को लेकर जा रहे हो। दोनों साइड में करना है। इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। ट्विस्ट करना है अपनी वेस्ट को और शोल्डर्स और आपकी जो स्पाइन है उसकी जो पोजीशन है यहाँ पर दे रखी है, थोड़ा थोड़ा ये ट्विस्ट हो जाएंगे। ब्रीद आपको नॉर्मली करना है और इस पोज को आपको होल्ड करके रखना है थोड़े टाइम तक। बेनिफिट क्या क्या होते हैं इसके? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपको ताकत मिलती है। लीवर और किडनी का फंक्शन इंप्रूव होता है। आपके शोल्डर्स, हिप्स और जो नेक है, गर्दन है, वो स्ट्रेच होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम है वो स्टिमुलेट होते हैं। मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट सही होता है। फटीग, सियाटिया और बैक एक, अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है वो सही होती है। अस्थमा और इनफर्टिलिटी के लिए ये एक थेरेपी का काम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन की जो महिलाएं हैं उनको ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एब्डोमिनल ट्विस्ट हो रही है। एब्डोमिनल आपकी ट्विस्ट हो रही हो, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, उस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन और प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनको ऐसे आसन अवॉइड करने चाहिए। अगर हार्ट, एब्डोमिनल और ब्रेन की सर्जरी हो रखी है तब भी ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। पेप्टिक अल्सर वालों को नहीं करना है। स्पाइनल की प्रॉब्लम है या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो उनको भी इस आसन को परफॉर्म करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है धनुरासन। धनुरासन कैसे होता है आप देख सकते हो। ये धनुष की मुद्रा बन चुकी है। इसी तरीके से धनुष होता है। इसको बो पोज भी बोलते हैं। बो धनुष को ही बोला जाता है। देख सकते हो आप इसका प्रोसीजर। आप पेट के बल बैठते हो और ये पूरा जो होल्ड करते हो इसी तरीके को यहाँ पर प्रोसीजर में लिखा गया है। इस पोज को कब तक होल्ड करके रखना है? 10 से 20 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है। आपके चेहरे पर इसमें स्माइल रहनी चाहिए और आपको ब्रीद पे फोकस करना है। सांस पे आपको फोकस करते रहना है, एक्सेल करना है और जेंटली रिलीज योर लेग्स एंड चेस्ट बैक टू द ग्राउंड। आपको सांस छोड़ते हुए क्या करना है? रिलीज करना है। सांस भर के इस पोजीशन में आना है और 10 से 20 सेकंड तक अपने जो ब्रीद है उसको कंट्रोल करके रखना है। बेनिफिट क्या होते हैं आप देख सकते हो। आपका जो बैक है और एब्डोमिन है वो स्ट्रेंथन होते हैं एक साथ। इसके साथ साथ स्टमक के अगर डिसऑर्डर हैं वो भी ठीक होते हैं। बेली फैट इससे सही हो जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होता है। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर हैं वो सही होते हैं। पेनक्रियाज के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ को भी मैनेजमेंट करने में ये हेल्पफुल होता है।
इसके साथ साथ आपकी जो चेस्ट है उसको एक्सपांड करता है, और हंच बैक में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको भूख लगती है ये आसन करने के बाद में, ये इसका बेनिफिट हो गया। हाई ब्लड प्रेशर जिनके है, बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन या फिर एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है, उनको नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के अंदर इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है उष्ट्रासन। उष्ट्र बोलते हैं कैमल को, संस्कृत में उष्ट्र कैमल को बोला जाता है। ये देखिए, ये एक कैमल पोज आप इसको बोल सकते हो, ये उष्ट्रासन की मुद्रा है, और ये इसका पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि आप पहले बैठोगे, उसके बाद में अपनी नी को बेंड करोगे, उसके बाद में आप ऊपर की तरफ उठते हो, और आपका जो फेस है वो सीलिंग की तरफ होना चाहिए, अपने जो हाथ हैं वो थाइज की तरफ होंगे, फिर आप खड़े होते हो, इनहेल करते हो, और आर्क और बैक में आर्क बनाते हो, और अपनी हथेलियों को धीरे धीरे अपनी हील्स पर लेकर चले जाते हो। इसमें क्या रहेगी, आपकी जो गर्दन है वो रिलैक्स रहेगी और न्यूट्रल रहेगी। आपको कुछ सांस लेनी है, कुछ ब्रीद आपको लेनी है, और इसको होल्ड करके रखना है। अब इसके बेनिफिट देख लेते हैं। आपकी जो एंटीरियर मसल्स हैं वो इससे इम्प्रूव होती हैं। एंटीरियर मतलब अंदर की जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है स्पाइन की, और स्ट्रेंथन होती है आप स्पाइन। डाइजेशन इम्प्रूव होता है, लोअर बैक को रिलैक्स मिलता है, और इसके साथ साथ आपको क्या है, एब्डोमिनल फैट है आपकी, वो भी इससे कम होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर नेक की सर्जरी हो रखी है और बैक की सर्जरी हो रखी है तब इसको नहीं करना है। हेडेक हो तब इसको परफॉर्म नहीं करना है। लो ब्लड प्रेशर हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो, माइग्रेन हो, उन सभी को इस आसन को परफॉर्म नहीं करना है। इसके बाद में सूर्य भेदन प्राणायाम। तो ये देखिए, ये सूर्य भेदन प्राणायाम की एक मुद्रा है। किस तरीके से होता है, पद्मासन में आपको बैठ जाना, या फिर सिद्धासन में भी आप बैठ सकते हो। आपको अपने हेड और स्पाइन को सीधे रखना है। लेफ्ट जो आपका नोस्ट्रिल है, लेफ्ट साइड की जो आपकी नाक का पॉइंट है, उससे क्या करना है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर आपको रखनी है उस नाक के ऊपर। अब इनहेल करना है, स्लोली और डीप इनहेल करना है राइट नोस्ट्रिल से। इसके बाद में क्या करोगे, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट थंब। अब आपको क्या करना है, आपने इनहेल किया है राइट से, और राइट को आप अपने थंब से बंद कर लोगे। एक्सेल करना है योर लेफ्ट नोस्ट्रिल व्हाइल कीपिंग द राइट नोस्ट्रिल क्लोज्ड। ये कंप्लीट साइकिल आपको 5 से 10 बार परफॉर्म करनी है। मतलब क्या हुआ, आपने इसके अंदर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल किया और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल किया, आपने अपनी सांस को छोड़ दिया। इस तरीके से ये करना होता है। इसमें सूर्य भेदन में आपको ध्यान में रखना है, राइट से आपको इनहेल करना है और लेफ्ट से आपको एक्सेल करना है। बेनिफिट देखिए, ये बॉडी फंक्शंस को एक्टिवेट करता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर है उसको बढ़ाता है, मतलब आपका खाना जल्दी पचेगा। इसके साथ साथ अगर ऑक्सीजन की कमी है ब्लड के अंदर, उसको ये सही करता है। इंटेस्टाइन में हेल्पफुल होता है। कोल्ड, कफ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनको ठीक करने का काम करता है, और लो ब्लड प्रेशर को भी ये ठीक करने का काम करता है। किस किस को नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले जो जिसके नोस्ट्रिल्स ब्लॉक हो रखे हों उनको ये नहीं करना है। जिसकी दोनों नाक खुली हुई हों उन्हीं को करना है। हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपर थायराइडिज्म है, एंजाइटी, एंगर, एपिलेप्सी, पेप्टिक अल्सर, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी को इस आसन को परफॉर्म नहीं करना है। अब आता है डायबिटीज़। सभी आसन्स को हमने देख लिया जो ओबिसिटी के अंदर आते हैं। अब हम डायबिटीज़ को देखते हैं कि डायबिटीज़ एक्चुअल में क्या होती है। तो डायबिटीज़ क्या है, जब पैनक्रियाज फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, जब हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है। हमारी बॉडी में इंसुलिन बनती है और उसको बनाने का काम कौन करता है, पैनक्रियाज करता है। जब पैनक्रियाज ये काम करना बंद कर दे, इसका मतलब डायबिटीज हो गई। या फिर अनेबल टू यूज द इंसुलिन प्रोड्यूस इन एन इफेक्टिव मैनर, या फिर इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो गई लेकिन अब पैनक्रियाज उसको सही तरीके से बॉडी के अंदर यूज नहीं कर पाए, उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन हेल्प्स आवर सेल्स टेक इन शुगर फ्रॉम ब्लड टू यूज एज एनर्जी। इंसुलिन हेल्प करता है हमारी सेल्स को, उनको शुगर देकर, शुगर कंटेंट देकर, और ब्लड में एक एनर्जी के रूप में। 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक करता है और इंसुलिन जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो मार देता है पैनक्रियाज के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, इंसुलिन
बनता ही नहीं है। सेल्स फेल टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली, जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। ये किसकी वजह से होता है? ओवरवेट, ओबेसिटी, या फिर फिजिकल एक्टिविटी हम कम करते हैं, और एक जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। इन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है, कई बार इनके टाइप्स भी पूछ लेते हैं। अब देखिए सिम्टम्स क्या हैं। अगर किसी की डायबिटीज़ है तो आपको सबसे पहले तो ये एक सिम्टम्स देखने को मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा और जल्दी प्यास लगती है। बहुत बार वो पी के लिए जाते हैं, सुसु करने बहुत बार उनको जाना पड़ता है, वो थके हुए फील करते हैं, और कई बार नंबनेस भी आ जाती है, कई बार सुस्ती आ जाती है, सुन पड़ जाते हैं, टिंगलिंग भी होती है उनके हैंड्स और फीट में, वाइब्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं पहुंचता, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तब ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहले तो आप हेल्दी फूड खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, मोटा अनाज आपको खाना है, फ्रूट्स आपको, और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स भी इंटेक करनी है। एक्टिव रहना है, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर आपको करनी है, और शुगर की जो ड्रिंक है या फिर प्रोसेस्ड फूड है उनको अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड आइटम है उनकी वजह से डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। आसन्स दे रखे हैं, बहुत सारे आसन्स तो सिमिलर हैं ओबेसिटी के, तो जो आसन सिमिलर हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमने ओबेसिटी में पढ़ लिए हैं। अब जो नए आसन हमें मिले हैं उनको पढ़ेंगे, जैसे कि कटे चक्रासन देख लिया, पवन मुक्तासन भी हमने देख लिया, भुजंगासन को इसके अंदर देखेंगे। इस तरीके से जो आसन हमारे लिए नए हैं वो हम डायबिटीज़ के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सा है? भुजंगासन, या फिर जिसको हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। कैसे होता है देखिए, ये देखिए इस तरीके से आप इसको कोबरा बोल सकते हो, क्योंकि भुजंग सांप को बोला जाता है संस्कृत के अंदर। तो संस्कृत के अंदर जिसको सांप बोला जाता है उसको हम इंग्लिश में कोबरा या स्नैक पोज भी बोल सकते हैं। इसका प्रोसीजर देखिए, सबसे पहले आप स्टार्टिंग पोजीशन में आप स्टमक के बल ज़मीन पर लेट जाते हो। उसके बाद में आपको फोरहेड को ऊपर की तरफ उठाना है, और आपको जो फीट हैं और टोज हैं उनको एक साथ में ग्राउंड पर टच करना है। अब आपका हैंड प्लेसमेंट बता रखा है, इनहेल करना है और आपको लिफ्ट करना है। इसके बाद में टोर्सो को लिफ्ट करना है। ये टोर्सो आपको ध्यान में रखना है क्या होता है, नेक के नीचे से और कमर के ऊपर का जो पार्ट है उसको टोर्सो बोला जाता है, ध्यान रखना। एक और ध्यान में रखना है इसके साथ साथ, जो एथलेटिक्स के टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर हम बोलते हैं कि टॉर्सो फिनिश को ही हम सही मानेंगे। अगर टॉर्सो फिनिश है उसी को सही माना जाता है। अगर किसी का हाथ पहले आ गया, पाँव पहले आ गए, तो उसको फिनिश नहीं मानेंगे। अगर ये टॉर्सो टच हुआ है फिनिशिंग लाइन के, उसी को ही सही माना जाता है एथलेटिक्स के जो रनिंग इवेंट होती हैं उसके अंदर। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान में रखना है इसको। टॉर्सो आपके सामने है, तो टॉर्सो को आपको लिफ्ट करना है। अब वापस उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है अपने हाथों से। बेनिफिट देख लीजिए इसके, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज़ हैं फीमेल्स में वो सही हो जाती हैं, उनको रिड्यूस करने का काम करता है। चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स और एब्डोमेन की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं। यूरिनरी अगर डिसऑर्डर हैं आपके उसमें इफेक्टिव रहता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ लीवर, किडनी, पेनक्रियाज और गोल ब्लैडर हैं उनके अंदर बेनिफिशियल होता है, और वेट लॉस में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसको अवॉइड करना है, और इनके साथ साथ अगर हर्निया और बैक की कोई प्रॉब्लम है तब भी ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। अल्सर है पेट के अंदर, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर कोई स्पाइनल इंजरी हो रखी है, उनको भी ये आसन अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमारा है सलवासन, जिसको लोकस्ट पोज बोलते हैं। ये देखिए यह है सलवासन। यहाँ पर इसका प्रोसीजर बता रखा है। सबसे पहले आप लाई डाउन हो जाओगे स्टमक के थ्रू, और दोनों जो हाथ हैं वो आपके अंडर नीथ रहेंगे थाइज के। इसके बाद में आपको इनहेल करना है लिफ्ट। तो जब भी आप लिफ्ट करते हो तब इनहेल करते हो, और जब भी आप रिलीज करते हो तब एक्सहेल करते हो। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है योगासन के अंदर। अब ये जो पोजीशन आपने बनाई है, दोनों पाँव आप पीछे की तरफ उठाते हो, 2 से 3 मिनट तक इसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो। अब आप वापस आ सकते हो, रिटर्न कर सकते हो इसको। बेनिफिट्स देख लेते हैं। स्पाइनल की जो प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ अगर बैक की कोई प्रॉब्लम है और अगर साइटिका पेन है, उसमें हेल्पफुल होता है। साइटिका एक नर्व होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी नर्व होती है साइटिका। उसमें अगर हेल्प मिलती है तो आपका दर्द कम हो जाएगा। इसके बाद अनवांटेड फैट है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। एब्डोमिन, वेस्ट और हिप्स
के साथ साथ थाइज की वेट को भी कम करने का काम करता है। इसके बाद में है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और स्पाइनल कॉर्ड का अगर अलाइनमेंट खराब हो रखा है उसको भी ठीक करने का काम करता है। रिस्ट, हिप्स, थाइस, लेग्स, बटक्स, लोअर एब्डोमिन और डायफ्राम, इनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, बैक मसल्स और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और आपकी जो शोल्डर्स और नेक की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। इसके साथ साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करें तो जिनके हेडेक है, हेडेक के टाइम पर इसको नहीं करना है, और सीरियस बैक इंजरी है उनको भी ये परफॉर्म नहीं करना है। हर्निया की किसी को प्रॉब्लम है तो उनको भी इस पोज से करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गौमुखासन। गौ मतलब गाय होती है, तो काउ फेज का जो पोज है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए यह काउ फेज पोज जिसको गौमुखासन बोलते हैं। इस तरीके से ये सिटिंग पोस्चर होता है। आपका जो एक पाँव है दूसरे पाँव के ऊपर आकर इस तरीके से सामने की तरफ दिखाई देगा, और पीछे आपको अपने बैक में हाथों को ऐसे पकड़ना है। दोनों आपके जो हाथों की उंगलियां हैं वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगी। यहाँ पर ये पूरा इसका प्रोसीजर भी दे रखा है। इस पोजीशन में आपको कुछ देर होल्ड करके बैठना होता है। बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। एंकल, हिप्स, थाइस, शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट, इन सभी की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन होने में ये हमारा हेल्पफुल होता है। साइटिका को भी हेल्प करता है। लंग्स के फंक्शन इंप्रूव होते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी इनसे रिड्यूस होती है अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो। अगर शोल्डर, नी और बैक पेन हो उनको अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद में है सुप्त वज्रासन। ये देखिए इस तरीके से होता है सुप्त वज्रासन। वज्रासन की मुद्रा है। खाना खाने के बाद एकमात्र जो आसन किया जा सकता है वो है वज्रासन। दोनों पाँव पे आप इस तरीके से, अगर ये लेटा हुआ नहीं रहता तो ऐसे ऊपर की पोजीशन में बैठा हुआ रहता तो वो वज्रासन है। सुप्त वज्रासन में आप क्या करते हो, वज्रासन की जो पोजीशन होती है उसमें आप अब नीचे की तरफ अपने गर्दन को रख लेते हो, जमीन पे आप सो जाते हो, उसी को सुप्त वज्रासन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है वज्रासन की जो मुद्रा है उसको थंडरबोल्ट पोज बोलते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है ये आपने कर लिया। इसमें क्या करना है, आपको आपकी आंखें बंद रखनी है, रिलैक्स रहना है और डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीथ से बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो जाएगा। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वही सेम बेनिफिट्स हैं। स्पाइनल नर्व हैं वो टोन अप होती हैं, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, और राउंडेड शोल्डर्स की अगर आपको प्रॉब्लम हो वो दूर होती है। इसके साथ साथ करेज और कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। रेस्पिरेटरी कंडीशन जिसको हम अस्थमा बोलते हैं वो ठीक होता है। एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका फंक्शन सही रहता है। इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। मेंटल रिलैक्सेशन अच्छा होता है। एंगर और डिप्रेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। जिनके हार्ट की कंडीशन हो, आर्टरी ब्लॉक हो रखी हो, बाईपास सर्जरी हो रखी है, उनको यह आसन करने से बचना चाहिए। इसके बाद में है मंडूक आसन जिसको फ्रॉग पोज बोलते हैं। ये है मंडूक आसन। मंडूक आसन में आपकी जो हथेलियां हैं वो इस तरीके से रहेंगी। आप अपनी मुट्ठियों को दोनों बंद रखोगे और बंद रख के सामने की तरफ इस पोजीशन में रहोगे और फिर आगे बैंड हो जाओगे। ये यहाँ पर जो पोजीशन है इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दे भी रखा है आपकी जो फिस्ट है उससे प्रेस करना है नेवल मतलब आपकी नाभि को, और जब आगे की तरफ बैंड होते हो तो एक्सेल करना है, अपने सांस को छोड़ते हुए बैंड करना है। 3 से 4 टाइम आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, और आपकी जो डायबिटीज़ है उसको मैनेज करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। स्टमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हेल्प मिलती है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है हमारी थाइज और लेग्स की। इसके साथ साथ थाइज और हिप्स हैं उनके अंदर अगर एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने का काम करता है। डाइजेस्टिव और एक्सक्रेटरी जो सिस्टम्स हैं उनकी फंक्शनिंग को सही करने का काम करता है। एंकल, नीज और बैक हैं उनके पेन को भी सही करने में ये हेल्पफुल होता है। अब देखिए हमारा पेट मुड़ रहा है तो प्रेग्नेंट वुमेन्स इसको परफॉर्म नहीं करेंगी। लोअर एब्डोमेन में बहुत प्रेशर बनता है। अगर पेट में अल्सर हो तब भी इसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। इसके बाद में योग मुद्रासन। ये देखिए ये योग मुद्रासन का पोज है। इस पोज को करना है जिससे कि डायबिटीज़ कम होगी। आप इसका प्रोसीजर यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से ये परफॉर्म करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, पद्मासन में आप बैठते हो उसके बाद में अपना जो हेड है या फिर अपनी जो नाक है वो जमीन को टच करते हो, लेकिन आपके जो हाथ हैं पीछे से वो क्रॉस रहेंगे।
क्रॉस रहकर जो ऑपोजिट साइड के आपके लेग्स हैं उनको पकड़ेंगे। जैसे कि ये राइट हैंड है, उसने लेफ्ट लेग को पकड़ रखा है, और ये जो लेफ्ट हैंड है उसने राइट लेग को पकड़ रखा है। इस तरीके से क्रॉस रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, योग मुद्रासन बोलते हैं। जब भी आपको ये आसन के नाम ध्यान में आए, उससे ही आपको इस पोज को कैच कर लेना है, क्योंकि अगर आपको ये पोज या फिर आसन ध्यान में रह गया तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने है उसको आंसर कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट की अगर बात करें तो आपकी जो पोस्टीरियर मसल्स हैं ट्रंक और नेक की, उनको स्ट्रेच करता है, और इसके साथ साथ सर्कुलेशन है स्पाइनल कॉलम के अंदर, उसको इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको सही करने का काम करता है। अंदर के ऑर्गन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, ये सारे जो अंदर के ऑर्गन हैं उनको हम विसरल ऑर्गन बोलते हैं। और आपका जो कोलोन का एरिया है बॉडी के अंदर, उसको स्टिमुलेट कर देता है। किनको नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। जिनको नेक, शोल्डर, हिप, नी, पेल्विक गर्डल और एंकल की इंजरीज हैं उनको नहीं करना है। और अगर बैक की कोई इंजरी या फिर सर्जरी हो रखी है या फिर दर्द भी हो रहा है, उनको योग मुद्रासन परफॉर्म नहीं करना है। इसके बाद में है कपालभाति। तो कपालभाति तो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आप नॉर्मल कंडीशन में बैठ जाते हो। अगर पोज की बात करें तो मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठते हो, बॉडी आपकी रिलैक्स रहेगी। अब आपको क्या करना है, इनहेल करना है डीप, दोनों जो नोस्ट्रिल हैं आपके, दोनों से इनहेल करना है, और अपना जो एब्डोमिन है उसको एक्सपांड करना है। अब फोर्सफुली आप एक्सेल करोगे। इसके अंदर आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको फोर्सफुली एक्सेल करना है। पेट अपने आप हवा को अंदर ले लेगा, आपको बस हवा को बाहर की तरफ छोड़ना है। मुंह आपका इसके अंदर खुलेगा नहीं, हमेशा माउथ बंद ही रहता है। बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। आपकी जो फ्रंटल एयर साइनसेज हैं वो सही होती हैं, प्यूरिफाई होती हैं, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है, लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, और कोल्ड, रिनाइटिस, साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइल के जो इन्फेक्शन है उनमें ये हेल्पफुल होता है। किनको नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस शुड बी रिदमिक एंड कंट्रोल। आपको कंट्रोल तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी आपने, ऐसा बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना है। फेशियल्स की जो मसल्स हैं, आपके जो चेहरे की जो मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने बहुत ही बुरा चेहरा बनाकर इस आसन को परफॉर्म किया है, इसके बेनिफिट उससे नहीं मिलेंगे। हाई ब्लड प्रेशर है उनको परफॉर्म नहीं करना है, हार्ट के डिजीज़ हैं और गैस्ट्रिक जो अल्सर हैं उनको इस आसन को परफॉर्म नहीं करना है। ये हमारे हो गए डायबिटीज़ के आसन। अब हम अस्थमा देखते हैं। अस्थमा क्या होता है, देखिए ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। क्या काम करती है, लंग्स बिकम नैरो। आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन जाती है उसका जो पाथ है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, और हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है। उसी को ही हम अस्थमा बोलते हैं। सिंपल अगर वर्ड्स में बात करें तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत ही नैरो पैसेज अगर बन जाएगा लंग्स में हवा जाने का तो बहुत ऑब्वियस है हम सांस नहीं ले पाएंगे। कॉजेज क्या क्या हैं इसके, सबसे पहला तो है एलर्जी टू एयरबोर्न सब्सटेंसेज लाइक पोलन, डस्ट, माइट्स, मोल्ड्स, स्पोर्स। इन सभी से अगर आपको एलर्जी होती है ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है। एयर पोल्यूशन है, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट देखें तो स्मोक। स्मोक मतलब धुआं, धुएं की वजह से भी ये एक कारण बन सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, अगर आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हो जाती है उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारा जो लंग्स का एयरवेज है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जेनेटिक फैक्टर भी इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके मदर फादर के या फिर जेनेटिक्स में पहले कहीं पे किसी के भी अगर ये प्रॉब्लम हो रखी हो तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स क्या हैं, सबसे पहला सिम्टम्स तो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आप बहुत लंबे सांस नहीं ले सकते, आप जल्दी हाँफ जाते हो, खांसी आती रहती है, और सबसे ज़्यादा आती है आपको नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग में, रात और सुबह आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, क्योंकि आप सही तरीके से ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहे हो। चेस्ट के अंदर एक अजीब सी टाइटनेस आपको फील होती रहती है। इसके साथ साथ एक विस्लिंग साउंड आता है जब आप सांस लेते हो, तो एक अलग सी सीटी बजती है, विस्लिंग का साउंड आता है, वो भी अस्थमा का एक सिम्टम्स है। अगर ऐसा कुछ किसी के हो रहा हो इसका मतलब उनको क्या है, अस्थमा हो गया है। प्रिवेंशन क्या है, बचाव इसके क्या क्या है, सबसे पहले तो आपका रूम है, बेड है, पिलोज हैं,
उनको डस्ट से फ्री रखना है। डस्ट फ्री रहना चाहिए, ज़्यादा डस्ट वहाँ पर नहीं जानी चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम या फिर आसपास का कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जिससे अस्थमा हो सकता है, उससे आपको दूर रहना है। और आपको जो मेडिकेशंस दे रखे हैं या फिर ट्रीटमेंट प्लान्स जो दे रखे हैं उनको फॉलो करना है। अब देखिए, आसन्स दे रखे हैं अस्थमा के लिए, तो ये जो आसन्स हैं उनमें से लगभग आसन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ आसन जो हमने नहीं देखे हैं उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है ऊर्ध्व अष्टासन। देखिए, अपवर्ड सैल्यूट पोज है, इस तरीके से होता है। माउंटेन पोज के अंदर आपको खड़े होना है, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है, पूरा स्ट्रेच करना है, एल्बो से अपवर्ड की तरफ लेकर जाना है। अब अपने शोल्डर्स की जो ब्लेड्स हैं या फिर शोल्डर्स को दबाना है, दोनों बटक्स को एंगेज करके, और कंप्रेस करना है अंदर की साइड में। अब आपके जो फीट हैं वो एक साथ आएंगे और आपको ग्राउंड के अगेंस्ट पुश करना है। ये देखिए, ग्राउंड के अगेंस्ट पुश आप करोगे तो क्या होगा, आप एकदम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करोगे अपने आप को। बेनिफिट देखिए, ये आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है। पूरी बॉडी में आपके आर्म्स हैं, स्पाइन है, अपर लोअर बैक है, एंकल, हैंड, शोल्डर, काफ मसल्स, थाइज, इन सभी को स्ट्रेच करता है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है। डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो इन्हेंस होता है, और लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है हमारी बॉडी का, बॉडी पोस्चर सही होता है। नर्वसनेस और सैडनेस अगर किसी को हो उसमें हेल्प मिलती है, और टाइटनेस है हमारे एब्डोमेन के अंदर, उसको सही करने का काम करता है। कॉन्ट्रा अगर इंडिकेशन की बात करें तो शोल्डर और नेक की इंजरीज है उनको ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। डिजीनेस अगर आप फील कर रहे हो, ऊपर देखते आपको चक्कर आ रहे हैं, तब भी आपको नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल सा आसन था। इसके बाद में है उत्तान मंडूकासन। ये देखिए, ये मंडूकासन का पोज है, ये उत्तान अवस्था में। उत्तान मंडूकासन का ये पोज है, इसको परफॉर्म करना है। सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। अब अपने दोनों नीज को वाइड कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर दोनों नीज हैं, ये थोड़ा सा वाइड हो रखे हैं, एक दूसरे के पास नहीं है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाकर लेकर जाना है, और इस पोजीशन को थोड़ी देर मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर दे रखा है, प्लेस द पाम बिलो द लेफ्ट शोल्डर। दोनों को लेफ्ट शोल्डर पे राइट को रखना है, राइट को लेफ्ट शोल्डर पे रखना है। इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। अब धीरे धीरे इस पोजीशन को बनाकर रखना है और वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाना है। बेनिफिट्स की बात करें तो आपकी जो थ्रोट मसल्स हैं, नर्व्स हैं, और थ्रोट का जो पेन है उसको स्ट्रेच करता है। उनमें अगर पेन होता है उसको ठीक करने का काम करता है। अच्छी स्ट्रेच मिलती है हमारे अपर और लोअर बैक मसल्स को, और ये फ्लेक्सिबल, और इनमें पेन और स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। एल्बो जॉइंट है वो भी सही होता है, एल्बो हेल्थ है वो हमारी अच्छी हो जाती है। स्पाइन, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर रीजन है, उन सभी में हमें हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ डायफ्राम और चेस्ट रीजन है उसको भी सही करने का काम करता है। हमारी जो ब्रीदिंग है वो अच्छी हो जाती है इससे, और पैनक्रियाज का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करें तो इसके बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आर्थराइटिस, हर्निया, क्रोनिक, और अगर बैक की प्रॉब्लम हो, नी की प्रॉब्लम हो, एल्बो जॉइंट, शोल्डर पेन हो, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो, हिप जॉइंट की डिसेबिलिटी हो, उन सभी को इसको नहीं करना है। और प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन भी इसको करने से हमें बचना चाहिए। इसके बाद में है वक्रासन। ये देखिए, इस तरीके से होता है वक्रासन। हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हाफ ट्विस्ट करना है। ये जैसा कि हमने डायग्राम देखा है, ये पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पर दे रखा है। राइट साइड में लेफ्ट को लेकर जाओगे और लेफ्ट को राइट में लेकर जाओगे, दोनों साइड इसको परफॉर्म करना है। इससे आपका बेली फैट रिड्यूस होगा, और स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है। डायबिटीज़ और किडनीज जो हमारी होती हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। एड्रेनल जो ग्लैंड है उसके फंक्शंस को सपोर्ट करता है। आपकी कमर है, बैक पेन है, और बहुत ज़्यादा अगर बैक पेन है लंबे टाइम से, उसको भी ठीक करने का काम करता है। अगर आपका अल्सर है और लीवर अगर बढ़ चुका है, उनको ये नहीं करना चाहिए। सीवियर बैक पेन रहता है, हर्निया की प्रॉब्लम है, उनको भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। इसके बाद में अनुलोम विलोम है, बहुत ही सिंपल सा है। अनुलोम विलोम में ये मुद्रा आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में ये आसन बहुत ही ईजी हो जाता है। ये देखिए, आपका जो अंगूठा है, थंब के पास वाले दोनों फिंगर्स हैं वो मुड़ी हुई रहेंगी, और लास्ट की जो दो फिंगर्स हैं वो खुली हुई रहती हैं अनुलोम विलोम के अंदर। ये अनुलोम विलोम की पूरी
प्रोसीजर है। इसके अंदर अब हम लेफ्ट और राइट दोनों नोस्ट्रिल्स का यूज़ करते हैं। एक बार लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, दूसरी बार राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर होता है अनुलोम विलोम का। इसके बेनिफिट्स देख लीजिए। आपका जो माइंड है उसको काम करने का काम करता है, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है, ब्लड सप्लाई आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, और राइट और लेफ्ट का जो बैलेंस है आपकी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करता है, क्लियर थिंकिंग आपको मिलती है। इसके साथ साथ अस्थमा अगर है, एलर्जी है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों में हेल्पफुल होता है, और स्ट्रेस रिलेटेड जो हार्ट कंडीशन है उसको ठीक करता है। हाइपर एक्टिविटी, इंसोम्निया, क्रोनिक पेन, एंडोक्राइन इम्बैलेंस, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अनुलोम विलोम के। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? मेंटेन 1:1 रेशियो बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब भी आप इनहेल और एक्सहेल करते हो तो बराबर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने राइट से तो 20 बार किया और लेफ्ट से 15 बार किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बराबर मेंटेन करके रखोगे राइट और लेफ्ट, तब इसको सबसे सही माना जाएगा। इसके साथ साथ साउंड फ्रॉम द नॉइज उसको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हम नहीं दबाएंगे, हमारे जो नोस्ट्रिल्स हैं उनको बहुत हार्डली नहीं दबाना है। ये अस्थमा के हो गए। अब है हाइपरटेंशन। हमने वही आसन पढ़े हैं जो पहले नहीं पढ़े थे, उनको हर एक में डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत सारे आसन हमारे ये जो 5-6 बीमारियां हैं उनमें बहुत सारे तो कॉमन हैं। कॉमन आपको देख लेने हैं कौन कौन से कॉमन है, अलग हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। जब आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कहाँ तक चला जाता है? 140 टू 90 mmHg, यहाँ तक चला जाए उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80। आप 120 और 80 को ध्यान में रखिए। 120/80 क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। सिस्टोल डायस्टोल बोलते हैं, लेकिन ये जब हमारे आगे चैप्टर में आएगा उसमें सिस्टोल डायस्टोल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो आप 120/80 को ध्यान में रखिए। इनसे अगर ज़्यादा चला जाता है, जैसे कि 120 वाला है वो यहाँ पर 140 चला गया, 80 वाला कहाँ पर चला गया? 90 चला गया। तो ये जो कंडीशन हो गई ये हमारी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन हो गई, इसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो हाइपरटेंशन की कंडीशन में कुछ इस तरीके से इंसान हो जाता है। इसके देखिए रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं। स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हाइपरटेंशन से देखने को मिलती हैं। कारण क्या है? सेडेंट्री जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जैसे कि हम बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते या फिर बहुत कम करते हैं, तब ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। फैटी फूड्स हम खाते हैं, सॉल्ट रिच डाइट्स हम लेते हैं, ऐसा खाना जिसके अंदर नमक ज़्यादा हो, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। एल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं, टोबैको खाते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। किडनी के अगर डिजीज़ हैं, ये भी हमारी जो रिस्क है हाइपरटेंशन की उसको बढ़ा देते हैं। सिम्टम्स क्या है? हम कैसे पता करें कि इस इंसान की हाइपरटेंशन है? तो सबसे पहला तो है अगर ज़्यादा हेडेक रहता हो तो ये सबसे पहला सिम्टम है। इसके बाद में नोज ब्लड्स आता हो, नाक से बार बार अगर खून आ जाता हो, वो भी हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम है। आपकी जो सांस है वो शॉर्टन हो गई हो, बहुत लंबे टाइम तक आप सांस नहीं ले पाते हो, अजीब तरह की आपके एंजाइटी रहती है, वो भी एक हाइपरटेंशन का ही सिम्टम है। इसके साथ साथ आपको बात बात पे गुस्सा आता है, इरिटेशन आती है, वो भी सिम्टम किसका होता है? हाइपरटेंशन का होता है। प्रिवेंशन क्या होता है? इससे बच कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो फूड आइटम है, कैन वाले फूड आइटम उनसे बचना है, पैकेज फूड आइटम है वो नहीं लेने, फैटी फूड्स को अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड्स हैं उनको नहीं लेना है, सॉल्ट इंटेक है उसको कम कर देना है, और 2300 मिलीग्राम पर डे ही आपको क्या लेना है? सॉल्ट लेना है। इससे ज़्यादा अगर सॉल्ट आप इंटेक करते हो तब आपके हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे कॉमन जो है आप क्या है? फ्रूट वेजिटेबल्स खाइए, फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, इनसे क्या रहेगा? हाइपरटेंशन कंट्रोल रहेगा या फिर हाइपरटेंशन आपके नहीं होगी। अब आसन देख लेते हैं। हाइपरटेंशन के बहुत सारे सिमिलर आसन हैं, जैसे कि ताड़ासन है, कटी चक्रासन है और अर्ध हलासन। ये सारे हमने देख लिए थे, तो जो अभी तक नहीं देखे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उत्तान पादासन है। ये देखिए, ये उत्तान पादासन है। उत्तान मतलब आपके पैर आपने उठा रखे हैं। इस आसन के अंदर इस तरीके से ये जो प्रोसीजर आपको दे रखा है वो डायग्राम में जैसा हमने देखा है वही पूरा प्रोसीजर है। इसमें आपके जो पाँव हैं वो आप 30 डिग्री ऊपर लेकर जाते हो। इसके बाद में धीरे धीरे आप 45 टू 60 डिग्री उनको बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग आप
कितने डिग्री से करते हो? 30 डिग्री से करते हो। जब आपके पाँव 30 डिग्री पे रहेंगे तो आपका जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, सबसे ज़्यादा वो मसल्स हैं उन पे जोर पड़ता है। बेनिफिट देख लीजिए, आपका चेस्ट है वो खुलती है, एब्डोमिन आपकी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और आपके आर्म्स और लेग्स हैं वो एक साथ स्ट्रेच होती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन को करने से हमारी बढ़ जाती है। स्टिफनेस होती है आपकी बॉडी में, और लोअर बैक, बैक में अगर प्रॉब्लम हो, पेन हो, हिप्स और जॉइंट्स के अंदर अगर आपको दर्द हो रहा हो, उसके अंदर ये बेनिफिशियल हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी जो एब्डोमिन मसल्स हैं, नर्व हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन करता है। हार्ट और नेक के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हैं उसको भी ठीक करने का ये काम करता है। अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो तब इसको नहीं करना है। हाई ब्लड प्रेशर आप बोल सकते हो, उनको भी ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। बैक पेन हो तब इसको अवॉइड करना है। बैक, हिप, नी, लेग इंजरीज हो, या फिर एब्डोमिनल की कोई सर्जरी हो रखी हो, तब भी इसको परफॉर्म नहीं करना है। प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन में भी इसको अवॉइड करते ही चलना है। इसके बाद में अर्ध हलासन। देखिए, हलासन तो पूरा, अगर ये पाँव यहाँ तक आ जाते पीछे तक, ये होता हलासन। अब हलासन के आधा ही इसको परफॉर्म करना है, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध हलासन। ये इसकी जो पोज है इसको आप ध्यान में रख सकते हो। पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दे रखा है। शवासन की मुद्रा में आप लेट जाते हो, और प्रोन और सुपाइन के बारे में मैंने बताया था। प्रोन पोजिशन क्या होती है? आप अपनी जो एब्डोमिन है, एब्डोमिन जमीन पर टिकाकर जब आप लेटते हो उसको प्रोन बोलते हैं, और जब आपकी स्पाइन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन जब जमीन को टच होती है वो सुपाइन पोजीशन होती है। तो सुपाइन पोजीशन में इस आसन को किया जाता है। इस प्रोसेस को 3 से 5 बार परफॉर्म करना है अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपके डाइजेशन और भूख को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, थाई और काफ की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने का काम करता है। इसके साथ साथ एब्डोमिनल फैट है उसको रिड्यूस करता है, वेट लॉस में हेल्प होती है, और एब्डोमिनल जो ऑर्गन है उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है। मतलब यहाँ पे आपका जो स्टमक है, एब्डोमिन है, उसमें जो भी ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इनको नहीं करना चाहिए। अगर कार्डियक या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो, बैक की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उनको इस आसन को परफॉर्म करने से बचना चाहिए। इसके बाद में है सरल मत्स्यासन। ये देखिए, इसमें आपके पाँव सीधे रहते हैं और आपका जो सर है वो जमीन पर टिका रहता है, लेकिन चेस्ट ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है। इसमें ये ध्यान में रखना है। लिफ्ट योर नेक, अपर बैक और शोल्डर ऑफ द ग्राउंड। शोल्डर, नेक है वो आपके ग्राउंड से ऊपर उठे हुए रहेंगे। 30 सेकंड तक आपको इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है, उसके बाद में रिलैक्स करना है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है इससे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो सही हो जाता है। एब्डोमिनल रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको सही करने के लिए ये अच्छा आसन माना जाता है। किनको नहीं करना है? जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको नहीं करना है, और फ्रोजन शोल्डर हैं या फिर शोल्डर्स सही तरीके से काम नहीं करते, उनमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है, उनको इस आसन को करने से बचना चाहिए। इसके बाद में मकरासन। मकर बोलते हैं मगरमच्छ को। तो मगरमच्छ इसी तरीके से बैठा रहता है जब उसको शिकार करना हो तो इस आसन को इस तरीके से परफॉर्म करना है। आप स्टमक पोजीशन में लाई करते हो, तो स्टमक पोजीशन में अगर आप लेटते हो उस पोजीशन को बोला जाता है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में आप लेटकर अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाकर रखते हो, एल्बोज और लेग्स को एक साथ में लेकर आते हो, इनहेल करते हो। आपके जो एंकल हैं वो आपके हिप्स के टच होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये पोजीशन है। अब इसमें क्या करोगे, आप अपने दोनों पाँवों को मोड़कर हिप्स की तरफ लेकर आ जाओगे, और दोनों पाँव आपके हिप्स के टच होने चाहिए। अब इस पोजीशन को आपको क्या करना है? 20 से 25 बार रिपीट करना है। बेनिफिट की अगर बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस और साइट का जो नर्व है उसके अंदर ये हेल्पफुल रहते हैं। स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें हेल्पफुल होता है। मसल्स जो हमारी हैं लेग्स और हिप्स की वो स्ट्रेच होती हैं, और बाकी जो आसन हम कर लेते हैं उन आसन को करने के बाद अगर इस आसन को किया जाता है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो जिनको बैक इंजरी हो, नेक इंजरी है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनको इस आसन को करने से बचना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको अवॉइड करना है। इसके बाद में शवासन, जो कि बहुत ही सिंपल आसन है। इस तरीके से आप सो जाओगे। सोने में आपको क्या ध्यान में रखना है? अपनी आँखों को बंद करके ब्रीद करोगे डीप और स्लो। इसमें क्या ध्यान में रखना है? कंसंट्रेट करोगे हेड से फीट तक कि आप रिलैक्स हो, आप
आपकी बॉडी अब रिलैक्स हो रही है। 10 से 15 मिनट तक इसको आपको करना है। शवासन सबसे लास्ट में करने वाला आसन होता है जब आप बाकी आसन परफॉर्म कर चुके होते हो। ये क्या करता है, आपकी जो पूरी बॉडी है उसको डीपली रिलैक्स करने का काम करता है। स्ट्रेस, फटीग, डिप्रेशन, टेंशन जो कुछ भी आपको हो उससे आपको रिलैक्स करता है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, और इंसोम्निया की जो कंडीशन है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। आपके माइंड को काम करता है और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ माइंड और बॉडी है उसको भी ये सही करने का काम करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो ये आसन किसी के भी द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को मेडिकल कंडीशन हो बैक की कि आपको सीधे नहीं सोना है, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहीं तो ये आसन कोई भी परफॉर्म कर सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद में शीतली प्राणायाम, ये देखिए इस तरीके से आप अपनी जीभ को इस कंडीशन में लेकर आते हो। एक बीच में जगह खाली रह जाती है, उस खाली जगह से आप सांस लेते हो। शीतली मतलब आप इसमें ठंडा महसूस करते हो। किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हो, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, और आपका जो हेड है, नेक है, स्पाइन है, वो अलाइन रहेंगे, एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बैठोगे। 2 से 3 ब्रीद लेनी है, मुंह को खोलना है और एक्सेल थ्रू द नोज टू प्रिपेयर, इस तरीके से आपको रखना है। अब आपकी जो टंग है, जीभ को रोल करते हुए ट्यूब की तरह बना लेना है और इनहेल करना है स्लोली स्लोली। अब आप अपनी चिन को या फिर अपनी ठोड़ी को चेस्ट पर दबाओगे, उसको हम जालंधर बंद बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपका जो थ्रोट है वो लॉक हो जाता है। अब धीरे धीरे उसको आप ऊपर करके अपना जो सांस आपने मुंह से लिया है, जब जीभ को आपने ट्यूब बनाकर जो सांस ली है उसको एक्सेल करोगे नाक से। इससे क्या होगा, आप ठंडा महसूस करोगे, आपका क्या होगा, स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीव होती है। इसके साथ साथ बॉडी का जो टेम्परेचर है और फीवर है वो आपकी कम हो जाएगी। और फर्स्ट की कंडीशन के अंदर ये आपको काम करता है। अगर आपको बहुत प्यास लगी हो या फिर आप बहुत भूखे हो तब ये आसन करते हो, तो उस टाइम पर आपको ये काम करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर को लो करता है। इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ब्लड प्रेशर जिसको लो हो और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ साथ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो, उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। अब लास्ट हमारा आता है बैक पेन और आर्थराइटिस। सबसे पहले तो देखिए बैक पेन क्या होता है। आपकी जो लोअर बैक है उसके अंदर डिस्कम्फर्ट हो उसको हम बैक पेन बोलते हैं। आपकी हड्डियां हो सकती हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, ये 35 से लेके 55 की साल की जो एज है, 35 टू 55 एज के बीच में क्या क्या होता है, हमें बैक पेन की समस्या देखने को मिल सकती है। क्या रीज़न हो सकते हैं, मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स हैं, कोई भी हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं उनमें अगर अकड़ आ जाए उठाने की वजह से, तब ये एक कारण हो सकता है। रप्चर आ जाए या फिर जो स्पाइनल डिस्क हैं वो इधर उधर हो जाएं, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो कर्वेचर है वो सही तरीके से अगर ना हो, एबनॉर्मल हो, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप डिसऑर्डर और इम्प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन, आपकी पोजीशन सोने के टाइम पर सही नहीं हो, तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। सिम्टम्स क्या हैं, एक तो पेन रहता है आपकी बैक के अंदर हर टाइम, ये एक सिम्टम है बैक पेन का, और ये पेन एक्सटेंड होते होते आपके बटक्स और लेग्स तक चला जाता है, तो ये एक बैक पेन का एक बहुत बड़ा सिम्टम्स आप कह सकते हो। इसके बाद में इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग आती रहती है आपको बैक एरिया में, ये भी एक बैक पेन का सिम्टम है। बच कैसे सकते हो, इनके प्रिवेंशन क्या है, तो आप अपनी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कीजिए। बैक मसल्स हैं, स्पाइन, हिप, लेग मसल्स, इनको सबको एक्सरसाइज करके आप स्ट्रेंथन कीजिए, यही एक बचने का तरीका है। इसके साथ साथ आपको अपना बॉडी वेट भी मेंटेन करके रखना है प्रॉपर एक्सरसाइज और डाइट के थ्रू। इसके साथ आप करेक्टिव जो पोस्चर है उसको मेंटेन कर सकते हो कि आप बैठते कैसे हो, खड़े कैसे होते हो, सोते आप कैसे हो, किस तरीके से आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हो, उसका अगर करेक्ट नॉलेज आपको होगा तब आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में आर्थराइटिस है। तो आर्थराइटिस क्या होता है, आपकी जो जॉइंट्स हैं, एक या एक से ज़्यादा जॉइंट्स के अंदर आपकी अगर स्वेलिंग और टेंडरनेस रहती है तब ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। 2 टाइप की होती है आर्थराइटिस, एक तो ऑस्टियो आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस में कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाती हैं जॉइंट्स के बीच में। कार्टिलेज होती हैं, ये जो 2 जॉइंट्स हैं उनके बीच में आगे की तरफ थोड़ी सी कार्टिलेज होती है एक, जो कि स्मूथ बोन बोल सकते हो आप, एक इतनी रिजिड
बोन नहीं होती, ये जो कार्टिलेज है इनमें ब्रेकडाउन आ जाएगा, उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। और सेकंड जो है उसको इम्यून सिस्टम अटैक करता है जॉइंट्स की लाइनिंग पर, उसको बोला जाता है। जॉइंट्स की जो लाइनिंग है, मान लीजिए ये जॉइंट है और इसकी लाइनिंग पे अगर इम्यून सिस्टम ने ही अटैक कर दिया, तब हमारा कौन सा है, ये दूसरा टाइप होता है आर्थराइटिस का। रीज़न क्या हो सकते हैं, आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसके अंदर किसी को अगर आर्थराइटिस है तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर स्पोर्ट्स स्ट्रेचिंग जॉइंट्स रिपीटेडली, एक जो ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हो जिनके अंदर जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उस पर्टिकुलर टाइम पर होता है, तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ऐसा कोई काम करते हो जिनमें उन जॉइंट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको ये हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, आपको पेन रहेगा, स्टिफनेस रहेगी या फिर सूजन आ जाएगी जॉइंट्स के अंदर। इसके साथ साथ रेडनेस आ जाएगी और आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। आपका हाथ मान लीजिए पहले इस रेंज तक चला जाता था, यहाँ से यहाँ तक, अब वो हाथ की जो रेंज है वो कम हो गई, आपका हाथ मुड़कर यहाँ तक ही जा पाता है। तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो गया, तो ये भी एक सिम्टम है आर्थराइटिस का। प्रिवेंशन क्या है या फिर इससे आप बच कैसे सकते हो, तो सबसे पहले तो आप हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए, और उससे क्या होगा, आपका जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस कम पड़ेगा, उससे आप प्रिवेंट हो सकते हो आर्थराइटिस से। ब्लड शुगर लेवल है उसको प्रिवेंट कीजिए। आपको नॉर्मल जेंटल स्ट्रेचिंग करनी है जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि जॉइंट्स स्टिफ ना हो जाएं। स्मोकिंग रिड्यूस करनी है, और जॉइंट्स के साथ साथ आपको आर्थराइटिस का पेन भी मैनेज करना है। अगर आप स्मोकिंग क्विट कर देते हो तब आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब बैक पेन और आर्थराइटिस में आसन दे रखे हैं, बहुत सारे आसन हैं, उनमें लगभग तो हमने पढ़ लिए हैं, कुछ एक दो आसन बचे हैं वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अर्ध चक्रासन। तो चक्रासन हमने देखा था कि अगर ये लेट कर और यहाँ तक पीछे की तरफ अगर हाथ आ जाएं तो वो पूरा हो जाता है चक्रासन। लेकिन यहाँ पर अर्ध चक्रासन है जिसको हाफ व्हील पोज बोलते हैं। इसमें ये पोजीशन आपने देख ली, ये इसका पूरा प्रोसीजर दे रखा है। आप खड़े होते हो और पीछे की तरफ हाथ लेकर जाते हो, दोनों हाथ आपके सही तरीके से होने चाहिए। और जब आप हाथ पीछे की तरफ लेकर जाओगे तो इनहेल करोगे, और एक्सहेल करोगे जब आप अपने हाथों को डाउन या फिर रिलैक्स करते हो तब। बेनिफिट देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट और अपर टोर्सो आपका क्या होता है, स्ट्रेच होता है इससे। शोल्डर मसल्स हैं वो टोन अप होती हैं, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है, और आपके जो हिप जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। डाइजेशन और मेंस्ट्रुएशनल डिसऑर्डर हैं वो ठीक होते हैं। स्ट्रेस और टेंशन इससे रिलीव होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो सीरियस हिप और स्पाइनल जिनको प्रॉब्लम है उनको अवॉइड करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन के अगर कोई प्रॉब्लम हो रखी है उनको अवॉइड करना है। पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर, ये हमारे इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, और हर्निया जिनको है उनको अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। इसके बाद में लास्ट हमारा आता है भद्रासन, जिसको हम बटरफ्लाई पोज बोलते हैं। ये देखिए, ये बटरफ्लाई पोज है, बहुत ही सिंपल सा पोज है, लेकिन ये पोज आपको बैक पेन और आर्थराइटिस में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। दोनों अपने पाँव को पूरा स्ट्रेच करके आपको बैठ जाना है। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आपको बैठना है, दोनों फुट यहाँ पर है, और इनको पकड़ लेना है अपने हाथों से और पूरा स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ लेकर जाके। अब आपकी इसके अंदर नेक स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट फॉरवर्ड रहेगी, एब्डोमिनल नॉर्मल कंडीशन में रहेगी, और आप सामने की तरफ देखते हो। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपके जो टेंडन्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, जॉइंट्स हैं उनमें फ्लेक्शन बढ़ता है, पेल्विस, नीज, एंकल्स वो क्या होंगे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। टेंशन हमारे जो स्पाइनल रीजन के अंदर होती है उसको रिलीव मिलता है। साइटिका, वेरिकोज वेंस हैं और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हैं वो इससे ठीक होते हैं। इसके साथ साथ आर्थराइटिस तो हम पढ़ ही रहे हैं, वो इससे ठीक होता है। पोस्चर हमारा अच्छा हो जाता है, कंसंट्रेशन प्रमोट होती है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसके साथ साथ अगर हम एक जगह पर सही तरीके से नहीं बैठ पाते, पद्मासन और वज्रासन में नहीं बैठ पाते, उसको भी ठीक करने का ये काम करता है। इसको नहीं करना चाहिए। जिनको सीरियस आर्थराइटिस हो चुका है उनको इस आसन को परफॉर्म नहीं करना है। तो इस तरीके से ये जो 5 हमारे डिजीज़ थे उन सभी को हमने देख लिया है। ये डिजीज़ किस तरीके से होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं, और इसके साथ साथ कौन से आसन हमें करने चाहिए कि ये बीमारियां हमें ना हो
अगर हो जाएं तो इनसे हम बचें कैसे, इनसे रिकवर कैसे हों। इसी के साथ चैप्टर थर्ड हमारा कंप्लीट होता है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो कि स्कूल इंजीनियर के नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप चैनल पर ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।